ये है ग्लोबल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी, विंडो टू द वर्ल्ड। नमस्कार, ग्लोबल टीवी वेलकम्स यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम ग्लोबल टीवी पर इस खास मुलाकात में। इस कुदरत ने इंसान को जो नेमतें बख्शी हैं उनमें सबसे अहम है संगीत। कहाँ तक ये कला होती है और कहाँ पहुंचकर साधना बन जाती है और कहाँ साधक और साध्य एकाकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और इसीलिए संगीत को इबादत कहा गया है। आज की हमारी इस खास मुलाकात में हमारे साथ भी एक ऐसे ही म्यूजिशियन हैं जिन्हें एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे अचीवमेंट्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी है कि आज के हमारे इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं इंटरनेशनली रिनाउंड म्यूजिशियन, म्यूज़िक के लिए दुनिया के सबसे बड़े और प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड विनर, क्रिएटर ऑफ मोहन वीणा, भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित, राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान रत्न उपाधि से सम्मानित और यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर जेनेवा में अपने संगीत की प्रस्तुति देने वाले संगीत मनीषी पंडित विश्व मोहन भट्ट। सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आज की हमारी इस खास मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और समय है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बधाई दें, क्योंकि बहुत समय पहले आपने ग्रैमी अवार्ड जीता, आपको भारत सरकार की तरफ से विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, और अभी हाल ही में आपने जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत होती है यूनाइटेड नेशंस, उस यूनाइटेड नेशंस में आपने भारत के संगीत का जो परचम लहराया है, बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें हमारी ओर से। जी बहुत धन्यवाद। सर, मोहन वीणा के बारे में कुछ बात करें, आपके जीवन के कुछ बारे में बात करें, उससे पहले बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे संगीत से। जी। संगीत को हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करे। कुछ का कहना है कि ये जीवन का आनंद लेने की एक कला है, और कुछ का कहना ये है कि ये परमात्मा से मिलन का साधन है। अगर हम आपसे पूछें कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के लिए संगीत क्या है, आप किस तरह से संगीत को डिफाइन करेंगे? मेरी जो वेबसाइट है जी, उसमें एक कैप्शन मैंने दिया है जिससे शुरू होती है वो, उसमें मैंने लिखा है कि म्यूज़िक इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स एनफोल्डेड फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। क्या बात! ये भगवान की भाषा है जो मानव मात्र के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने फरमाया कि कुछ लोग इसको सिर्फ मनोरंजन की वस्तु समझते हैं, कुछ लोग इसको इबादत के रूप में लेते हैं। तो मेरी नज़र में जो संगीत है वो केवल मनोरंजन नहीं है जी, मनोरंजक हो सकता है जी। मनोरंजक होना इसके लिए आवश्यक है जी। रंजयते इति रागः। क्या बात है! जब तक उस राग में वो शक्ति नहीं हो जो आपके मन का रंजन कर सके जी, तो वो राग नहीं है। तो ये इसकी परिभाषा है। तो इसलिए उसमें मनोरंजन का तत्व शामिल है जी, मगर दैट्स नॉट द ऑल थिंग जी। एक्चुअली म्यूजिक इज देयर टू सूद योर माइंड, टू सूद योर हार्ट एंड टू प्योरीफाई योर हार्ट एंड बॉडी एंड सोल। क्या बात है! तो क्या बात! प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, बॉडी एंड सोल है। इसको सुनते ही जो समझदार श्रोता है या कलाकार स्वयं, उनमें एक अलग तरह का संचार होने लगता है जी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया हो और वो पूरे ब्लड में वो आपके वो दवाई फ्लो हो रही है। इसी तरह उसकी जो शास्त्रीय संगीत के जो पवित्र स्वर हैं जी, जब वो शुरू एक बार होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पूरा शरीर नहा गया है, स्नान कर लिया है, और ऐसी चीज से वो पवित्रता का वो भाव आता है, भाव आ जाता है जी जी जी। और अब आपके दिमाग में कोई गलत विचार नहीं आएगा। तो म्यूजिक में वो शक्ति है कि आपको एक अच्छा इंसान के रूप में तब्दील करने की इसमें शक्ति, यानी कि अगर आप संगीत के भाव को अपनाते हैं तो जीवन में सात्विक भाव भी अपने आप उसके साथ। और ये जैसा कि आपने कहा कि ईश्वर से लॉ लगाने की ये प्रक्रिया इसमें शुरू होती है जी। ये मीडियम है एक्चुअली। आप धीरे धीरे, जैसे आप जब ईश्वर से बात करते हैं तो पहली चीज़ तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में नहीं करते,
यानी आराम से बात करते हैं जी। और उनको समझाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में जो आलाप पोर्शन होता है वो आलाप इसीलिए बनाया गया है कि उसमें धीरे धीरे हम पहले भगवान से अपना परिचय करवाते हैं अपने आप का कि मैं कौन हूँ, अकिंचन हूँ मैं, और फिर आगे चलता है। फिर जाके जो बढ़ता है उसमें तो गतें आती हैं, फिर उसमें फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जीवन की द्रुत लय जो है वो शुरू हो जाती तो है। ये उससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो मंदिरों से शुरू हुआ। सबसे पहले ऋचाएँ जी। जो वेदों की है वहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे सामने आया, पब्लिक के सामने, मंदिरों से निकल के फिर ये स्टेज तक आया जी। और फिर ख्याल गायकी और ये इस तरह का जो वो शुरू हुआ, जिसमें शास्त्रीय संगीत के अलग तरह के सब पेश किया, जिसमें सिर्फ आध्यात्म भाव नहीं था, जिसमें सिर्फ भजन नहीं थे, बल्कि एक शास्त्रीय संगीत शुरू हो गया जी। उसमें कृष्ण का ही वर्णन ज़्यादातर होता था, राम या कृष्ण का ही, और दूसरे भी उसमें शब्द आने लगे। तो इस तरह से फिर इसका विकास हुआ और ये पब्लिक तक पहुंच गई जी। ये विधा जी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान को जो भगवान की तरफ से दी हुए जो उपहार हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है संगीत, और सात्विकता की तरफ ले जाने वाला अगर भाव है तो वो है संगीत। सर, आपके जीवन से शुरू करना चाहेंगे। शुरुआत करें कि आपका जन्म कौन से शहर में हुआ, बचपन किस तरह से बीता, और किस तरह से आप में माहौल था आपका परिवार में संगीत के प्रति? बिल्कुल, मेरे परिवार में संगीत का ही माहौल रहा, क्योंकि मैं आपको अगर पीछे जाऊं तो हिस्ट्री बताऊं तो हम लोग ओरिजिनली तेलंगाना प्रदेश जी, जो तेलंगाना अभी आज है जी, तो वहाँ से हमारे जो कुछ जो पूर्वज थे जी, 300 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। तो उसमें कुछ संस्कृत के पंडित थे, शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, कवि थे और पंडित थे जी। तो ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी उनको जयपुर के जो हिजाइनस हैं वो वहाँ से माइग्रेट करके जयपुर में ले आए। अच्छा अच्छा। और हमको यहाँ चौड़े रास्ते में एक हवेली दान की हमको। अच्छा। उस हवेली में कम से कम नहीं तो 25 कमरे होंगे जी, और हमारे परिवार को पूरा उन्होंने वो वहाँ पर बसा दिया जी जी। वो हमारे नाम से भट्ट गली वो आज भी है। अच्छा। चौड़े रास्ते जयपुर में जी, वो भट्ट गली, वहीं मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म भी घर पे ही हुआ, क्योंकि उस टाइम पे अस्पताल में नहीं हुआ करता था, घर पे ही दाई आती थी जी। तो उसी तरह से हमारे सारे बच्चे वहीं पे उसी हवेली में पैदा हुए जी। तो मेरा जन्म उस वातावरण में हुआ जहाँ पर शास्त्रीय संगीत की ध्वनि। तो अपने परिवार में जो है वो शास्त्रीय संगीत के प्रति और कौन कौन आपके पेरेंट्स में? सारे लोग सभी लोग भी, मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी, मेरी मदर भी, मेरे बड़े भाई साहब, वो सभी लोग जी उसमें। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो संस्कार और संगीत के प्रति जो अनुराग था वो बचपन में उस पारिवारिक माहौल से ही शुरू हो गया। क्योंकि वहाँ से आवाज़ें आती थी, एक एक कमरे में एक एक अलग अलग। पिताजी जैसे है तो पिताजी गा रहे हैं कि सा नी रे ग म प रे ग रे नी रे सा ध सा नी म ध नी सा नी रे ग म प ध प म ग रे सा नी रे सा ध नी द सा नी रे सा नी ध नी द ग रे सा नी रे सा नी ध नी रे ग म ध प म ग म ध नी सा नी द प म ध प म ग रे ग ग रे नी द प म ग रे ग द प म प म ग रे ग प ग म प ग म प ग म प ग म ग म रे ग रे म ग म ग म प म ग रे ग रे ग रे सा नी रे सा। अब ये चल रहा है जी। तो मैं छोटा ही था तो कानों में क्या होता है कि चलती रहती है, ध्वनि चलती थी जी। फिर उधर से मदर की आवाज़ आती थी, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया उन्होंने। अरे रे पिया बिन सखी कल न परत मोहे घड़ी पल छिन दिन ए रे पिया बिन। क्या बात है। तो ये छोटा ख्याल है, ये यमन राग का है जी। तो वो चल रहा है। अब भाई साहब उधर से शशि मोहन जी वो सितार बजा रहे हैं जी। क्या तो ये चल रहा है। अब
ये कब मेरे अंदर रजिस्टर होता जा रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। जी। एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है हाँ। अनकॉन्शियस माइंड में आपके वो सब चीज़ें जमा होती जाती हैं। जी। फिर जब आप बड़े हो जाते हैं थोड़े, तब आपको समझ में आने लग जाता है कि शुरुआत तो वहाँ से मुझे हुई थी। ये तो जब मैंने बड़े उस्तादों का सुना तो मैंने कहा अरे ये है, हाँ, ये है तो मैं तो सुन चुका हूँ, ये तो जी जी ये मैं अपने मदर से तो कहीं से रागों से परिचय तो पहले से हो चुका था। जी। तो वो सर कौन सी वो उम्र थी जब आपके पेरेंट्स को और परिवारजनों को ये लगा कि ये बालक जो है वो संगीत के लिए बना है और इनको भी संगीत में आगे बढ़ाना चाहिए, संगीत के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? मैं बहुत छोटा तो नहीं था, लेकिन हाँ मतलब मैं हो गया था 10-11 साल की उम्र का, जब मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। मैं देखता था ये कैसे कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं जी, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। पिताजी हारमोनियम पेटी लेके बैठे हुए हैं और वो करे जा रहे हैं, रियाज करे जा रहे हैं। तो मैं ये देखता था कि क्या जी। आखिर है क्या है ये संगीत, क्या कैसा संगीत है ये जो इतना करना पड़ता है, घंटों उसका रियाज करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं बैठ गया, उनके कमरे में बैठ जाता था और बैठ के सुनता रहता था। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये इसमें रुचि है, इसके दिमाग में रुचि है। तो फिर उन्होंने उसको फिर क्या किया, फिर मुझे कहा कि ज़रूर तुम इसको बैठ के सुनो, सुनना ही सीखना है। अच्छा, मेरे पिताजी कुछ स्टूडेंट्स को सिखाते थे, तो वो स्टूडेंट को बार बार गाना पड़ता है उनके लिए, बार बार गाना पड़ता है रियाज के लिए, बार बार रियाज के लिए। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता था जी। तो मम्मी भी ऐसे ही सिखाती थी। आपके मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और कहना चाहता हूँ, एक मिनट लगेगा जी। नहीं, बिल्कुल स्वागत है। मेरी माता जी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। हमारे उस समय जो परिवार में या समाज में माहौल ये था कि लेडीज संगीत के लिए नहीं है, लेडीज सिर्फ घर के काम के लिए हैं। अच्छा। घर के अंदर ही रहेंगी, थोड़ा सा घूंघट भी होगा। मेरी भारत की पारिवारिक व्यवस्था ऐसी ही थी पहले, व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी जी 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 कि अरे संगीत वर्जना थी, वर्जित ठीक मतलब चीज़ जी जी। तो जब मेरी मदर को जब इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें और वो बहुत करने लगी, तो मेरे पिताजी ने बहुत उनको एनकरेज किया। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है जी जी। कि उन्होंने उनको वो नहीं किया कि भाई आप डिसअलाउ नहीं किया, या उनको ये डिप्रेस नहीं किया कि भाई तुम ये मत करो, ये काम अपना नहीं है, लेडीज़ का नहीं है जी। उन्होंने बल्कि एनकरेज किया। और ये तो जब आज की बात हम करते हैं तो आज तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के इतनी सारी बात आ रही है, सबकी तरफ से प्रयास होते हैं, लेकिन उस समय में भी अगर उनको संगीत के लिए प्रयोग करना ये बहुत अच्छा। गुरुओं को हमारे घर पे पिताजी ने ट्यूशन पे लगा दिया जी। और वो गुरु लोग मेरी मदर को आके सिखाते थे जी। मदर ने अच्छा सीख लिया और परीक्षा पास कर ली। वो टाइम पे विशारद को यानी बहुत बड़ी डिग्री माना जाता था। जी जी। वो विशारद की डिग्री उन्होंने ले ली। अच्छा साहब, अब ये जो राजघराने थे, अलवर राजघराना, भरतपुर राजघराना और ये अपने जयपुर का उतना नहीं है, लेकिन ये दो राजघराने ऐसे थे जिनकी महारानियाँ जो थी, उन्होंने मेरी मदर को बुलाया कि हमारे यहाँ पे आप संगीत शिक्षा दें। जी जी जी, क्या बात है। तो उन्होंने काफ़ी बरसों तक वो ट्रेन में जाती थी, ट्रेन में आती थी और सिखा के आ जाती थी उनको। वाह। अब एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो मम्मी ने कहा था मैं एक पैसा नहीं लूँगी, अच्छा, जब वक्त आएगा तो मैं कुछ मांगूंगी। अरे वाह, अच्छा। तो क्या वक्त है? तो उन्होंने कहा एक दिन कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी गुरु दक्षिणा मांगती हूँ। क्या मांगा? उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्रयास कीजिए कि यहाँ लेडीज़ के लिए सब्जेक्ट बन जाए म्यूजिक। अरे वाह वाह, मतलब ये स्वयं के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, संगीत के लिए मांगा जी, महिलाओं के लिए कि ये बच्चियाँ जो लड़कियाँ आएंगी वो संगीत सीखेंगी तो संस्कार बनेंगे जी, वो अपने बच्चों को भी संस्कार देंगे तो ये बहुत वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने उन दोनों को लगाया कि आप, तो फिर उन्होंने यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड थी जी, उसमें कहीं उन्होंने अपनी अप्रोच लगाया। खैर मेरी मम्मी ने बहुत चक्कर लगाए और फिर वो सब्जेक्ट बन गया।
फिर सब्जेक्ट बन गया तो स्कूल में, फिर कॉलेज में बन गया, फिर यूनिवर्सिटी में क्या चला मतलब कहीं ना कहीं उनके जो एफर्ट्स थे उन्होंने जो इस बात को ध्यान में रखा। पहली महिला शिक्षिका वो थी जी। और संगीत को एक सब्जेक्ट बनाने में उनका हाथ था। क्या ये मैं बात आपको है, बता रहा बहुत था। बढ़िया। आज हम नमन करते हैं उन्हें जी। और उनको धन्यवाद भी देंगे। जी सर, संगीत की दुनिया के आप चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनकी गिनती पंडित रविशंकर के शिष्यों में की जाती है। हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि इतने बड़े व्यक्तित्व जो अपने आप में एक म्यूजिक लेजेंड हैं, उनके शिष्य होना ये अवसर कैसे रहा, और पंडित रविशंकर के शिष्य होने के नाते आपके क्या अनुभव रहे? जी, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, मेरे आदर्श भी थे वो। हाँ। क्योंकि मेरे जो बड़े भाई साहब शशि मोहन जी सितार के थे, उनके गुरु थे वो। जी। तो बचपन से वो सितार की ध्वनि तो मेरे कान में चलती थी जी। और उनको हमने सब लोगों ने अपना आदर्श बना रखा था जी। क्योंकि पूरी दुनिया में उनका नाम इतना फैला कर उन्होंने संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को बहुत ऊंचा स्थान दिलवाया पूरी दुनिया में। जी। तो एक वो हमारे उनके लिए बहुत इज्जत थी। तो मैं जब मैंने अपना कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम देना शुरू किया था 1970 में। जी। बॉम्बे में मैं करीब 12-13 साल तक प्रोग्राम देता रहा। जी। उसके बाद में जब 1983 आया तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं अपनी कला को किसी को समर्पित करूं। अच्छा। जो मैंने आज तक कुछ किया है। जी। क्या होता है कई बार एक जिंदगी में ऐसे कुछ क्षण आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ सरेंडरिंग योरसेल्फ टू समबडी। बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे दिमाग में वो पंडित रविशंकर जी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि ये सब मेरी जो कला है ये आपको समर्पित है। और तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो ऑलरेडी यू आर एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, जी, व्हाई आर यू कमिंग टू मी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको बहुत श्रद्धा रखता हूँ आपके लिए और आपको अपना गुरु मानता हूँ। जी। तो उन्होंने कहा फिर फॉर्मेलिटी भी अपन करते हैं। अच्छा। गुरु मानते हो तो फिर हमारे यहाँ एक उसको बोलते हैं गंडा बंधन। जी जी। उसमें वो मौली होती है, तिलक होता है और गुरु और शिष्य की जो रिलेशनशिप है जी वो एक तरह से हो जाती है। बहुत बढ़िया बात। तो वो सेरेमनी वो संपन्न हुई और फिर उसके बाद में जो भी ज्ञान उनसे मिलता था वो ज्ञान लिया मैंने। हालांकि मेरा साज अलग है जी, अब उनका सितार था। लेकिन अब हम आपसे जो बात अक्सर हम आपके जब से बचपन से आपको पढ़ते आए हैं कि साहब मोहन वीणा के क्रिएटर, आपने गिटार को इतना, क्योंकि हमें हर संगीत प्रेमी समझता है कि गिटार को आपने उसका इंडियनाइजेशन करके आपने मोहन वीणा में परिवर्तित किया। सर, इसको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट गिटार को एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट मोहन वीणा में बदलने का विचार किस तरह से आया और उसको आपने किस तरह से एग्जीक्यूट किया? जी देखिए, मेरे अंदर एक कल्पना चल रही थी, वो ये थी कि एक कोई ऐसा साज हो जिस साज में सितार की भी विशेषता आ जाए, वायलिन की भी आ जाए जी, संतूर की भी आ जाए, सारंगी की भी आ जाए, सब में ऑल इन वन जी। तो मैंने देखा कि ब्रजभूषण काबरा साहब जी, पंडित, हाँ, वो जोधपुर से संबंध रखते हैं। तो उनको मैंने पहली बार देखा था जब मैं छोटा था कि वो बजा रहे हैं। उसको बोलते थे हवाइन गिटार जी। तो वो उनका मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये मुझे कुछ अपील कर रहा है। फिर एक मेरे पिताजी से एक स्टूडेंट सीखने आए थे जर्मनी से, उनसे हमने ये इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया गिटार। और फिर वो गिटार आ गया घर में। अब घर में आ गया तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैं इसी पे कुछ करूं। क्या बात है। तो सर इसमें मैंने क्या किया कि जो स्पेनिश गिटार थे उसके जो 6 तार होते हैं वो तो निकाल दिए जी। और फिर मैंने इसमें नए ऑर्डर शुरू किया जी, जैसा कि ब्रजभूषण काबरा साहब ने पहले किया था, उसी पैटर्न को लेते हुए मैंने थोड़ा सा, तो इसमें ये 3 मेन स्ट्रिंग्स लगा दिए जिसमें सा पा सा बोलते हैं हम लोग। अच्छा जी। इन पे ये जो हम बजाते हैं और ये इसको बोलते हैं सहायक तार, ये 5 तार हैं। अच्छा। और फिर इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं जी, इसको हम बोलते हैं तरब। अच्छा। तरब के तार, सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में जी। इनका फंक्शन ये होता है कि जब हम मेन
स्ट्रिंग पर आप स्वरों का निर्माण करते हैं जी तो वो करेक्ट अगर ट्यून्ड है जी। तो उसको बिना स्ट्राइक किए वो बजने लग जाता है, जी, वो वाइब्रेट करने लग अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा, फिजिक्स का जो प्रिंसिपल है जी। सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ तो सेम फ्रीक्वेंसी अगर एक्यूरेट है, जी जैसे हम लोग सा की आंदोलन संख्या 240 मांगते हैं तो जी। वो 240 इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। अगर उसमें जरा बाल, एक बाल का भी अगर 10 हिस्सा भी अगर गलत हो गया जी, तो वो नहीं बोलता है। अच्छा उसका रेस्पॉन्स तभी होता है जब वो करेक्ट होता है। जी। अब देखिए आप, मैं आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। जी, इतनी देर तक ये आवाज़ आवृत्ति गूंजी है। रही है, हाँ वो किस लिए गूंजी है? क्योंकि ये जो नीचे के जो तार हैं जी। उसको मैंने साफ पे मिलाया है। अब मैं इसको अच्छा। बंद कर देता हूँ, सपोज जी, ये नीचे के तारों को मैं बंद इनको कर आपने बंद कर दिया अभी इसको आप, तो वो गूंज बंद हो गई। ये बंद हो गई। जी, अब जी। ये बंद किया, लेकिन अगर वो आवृत्ति चलते रहती तो है। ये इसका फंक्शन है, ये मैंने नहीं किया है, इस हजारों साल पुरानी जी कल्पना है। जी। तो ये इस तरह से ये लगा के, ये एक चिकारी का स्टैंड लगा के, ये मेन स्ट्रिंग ये के लिए ब्रिज है, जी। फिर ये एक नीचे ब्रिज है। जी तो इस तरह से इन पे अब आप जैसे मान लीजिए कि इसमें, मान लीजिए इस पे अगर हम लोग ये बजाएं, मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, जी क्या बात, क्या अब इसमें जैसे ये होता है एक गायकी, इसको बोलते हैं हम गायन। जी तो ये जो स्टील रॉड आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, जी, ये मैंने घर के जो सांकड़ होती है ना दरवाजे की, हाँ हाँ, तो कबाड़ी के वहाँ पे पड़ा था सामान, अच्छा तो वहाँ से उठा के फिर इसकी शेप लेके, अच्छा। ये मैंने 1966 67 में ये बनाई थी, यानी कि लगभग 58 साल पहले। और तब से मेरे साथ में है। आहो। और ये कम से कम नहीं तो 80 देशों की यात्रा कर चुकी है। क्या बात है, क्या बात है, विलक्षण। ये अब इसमें ये जो है रे मा रे ग रे नी रे सा, सपोज ये है, जी तो ये पामा गा दा नी सा, अब एक स्ट्रोक में निकल गया ये, जी, मतलब ये पूरा स्ट्रोक हुआ इसमें। और अब जो तानें हमारी चलती हैं तो ये गायकी और फिर तंत्रकारी अंग, तंत्रकारी मतलब सितार अंग, तो ये इन दो से सितार का अंग, जैसे मान लीजिए अभी तो ये झाला कहलाता है। क्या बात है, क्या बात है, कृतार्थ कर दिया आपने। तो ये गायकी अंग जिसको मैंने आपको बताया और तंत्रकारी अंग, जी। उन दोनों का मिश्रण करके और सितार, सरोद, वीणा सब की इसमें आवाज़ निकालने की मैंने वो जो बहुत सुंदर। मेरा सूक्ष्म प्रयास है, बहुत बड़ा कुछ सर आपका सूक्ष्म प्रयास है, लेकिन संगीत जगत को नहीं, एक बहुत बड़ी एक अनमोल धरोहर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं तो बहुत छोटा हूँ सर। ये जो कला है ये बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, जी। और
जाने कितने लोग इसको करते हैं, कहाँ कहाँ पहुँचाया है संगीत को। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये आपके बड़प्पन की विनम्रता है नहीं, जो आप इस तरह से कह रहे हैं। और वास्तव में ये बात सही है कि संगीत बहुत बड़ा ही, बहुत बड़ी चीज़, ये समुद्र है सर जी। इसमें आप जितने गोते लगाएंगे आपको नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी। जी जी जी। और इसमें जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इसको सुन से के एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है जी, दिल दिमाग पवित्र हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है जी। हमारी आज की ज़िंदगी में इतनी आपाधापी हो रही है, इतने टेंशन्स हो रहे हैं जी। इतने वॉर हो रहे हैं, अगर संगीत पहुंचा दिया जाए सब जगह तो मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं हर प्रोग्राम में आजकल ये अनाउंस करता हूं, अभी रिसेंटली जो आपने जिक्र किया था कि मैं यूएनओ में जेनेवा में गया, अभी उसके बारे में 20 दिन पहले की बात है जी। जेनेवा में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो कन्वेंशन हॉल है जहाँ पर करीब 190 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, तो उनके बीच में मेरा प्रोग्राम हुआ था। और राजस्थानी केसरिया बाला मावनी पधारो हमारे देश, मतलब वहाँ से आपने शुरुआत की थी। फिर उसके बाद क्लासिकल बैंड किया, तो उनको 190 देशों के प्रतिनिधि को मैंने यही बताया कि ये विश्व शांति के लिए हमारा संगीत, मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ आज, ये है कि संगीत से अगर ये सारी जो हमारे युद्ध चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सब खत्म हो जाए अगर हम लोग संगीत की पवित्रता, यानी कि विश्व शांति में संगीत का एक बहुत बड़ा अहम योगदान हो सकता है जी, अगर उसको सही ढंग से लिया जाए जी। तो यही संदेश मैंने वहाँ दिया। बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे लिए भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में भारतीय शास्त्रीय संगीत को आपने परिचय करवाया और उनको इस चीज़ को इसका पसंद भी आया। बहुत लकी जी। सर, हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए एक और खुशी की बात है, बल्कि ये सौभाग्य की बात है कि आपको संगीत के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड, वो मिला हुआ है। इससे आपको सम्मानित किया जा चुका है। The nominees are Johnny Clegg and Savuka, Ry Cooder and V.M. Bott, Deep Forest, Henry Kaiser and David Lindley, and Uli Balls and Vladimir Ivanov. And the Grammy goes to A Meeting by the River, Ry Cooder and V.M. Bott. And they are here. That's great. We want to thank the Academy, and particularly Vishwa Mohan and myself would love to thank Kavi Alexander of Water Lily Acoustics, who really forced us to do this, and we're glad we did. Thank you so much. Your Grammy Award-winning piece, A Meeting by the सर, ये ग्रैमी अवार्ड कौन सी कंपोजिशन के लिए मिला था, उसके बारे में कुछ बताइए। ये सर अमेरिका में होता है ये अवार्ड, और ये इसको बोलते हैं ग्रैमी अवार्ड जी। तो ये कम से कम तो 10,000 एल्बम दुनिया से उनके पास में आते हैं एंट्रीज, और उसमें से वो सेलेक्ट करते हैं 100 सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में फिर 5 सेलेक्ट करते हैं, और 5 में से 1 सेलेक्ट करते हैं, उसको ग्रैमी अवार्ड मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत टफ होता है मतलब। तो एक वर्ल्ड म्यूज़िक कैटेगरी में मुझे मिला था जी। एक मेरा एल्बम था, उस टाइम में एल्बम निकलते थे, सीडी निकलते थे, और कैसेट भी निकलते थे, और एलपी रिकॉर्ड भी निकलते थे। तो वो एक कंपनी अमेरिका की थी, वाटर लिली अकाउस्टिक्स जी। उन्होंने मेरा और एक जो अमेरिकन गिटार प्लेयर, उनके साथ में मैंने कंबाइन किया था। अच्छा। जिसको बोलते आजकल फ्यूजन म्यूजिक बोलते हैं। जी जी। हम लोग तो संगीत का संगम बोलेंगे। हाँ, लेकिन आज उसके लिए एक नया नाम फ्यूजन आ गया। फ्यूजन आ गया जी जी जी। तो उनके साथ में मैंने वो किया, तो मीटिंग बाय द रिवर जी, इसका जो टाइटल था जी, उस एल्बम को कई अवार्ड्स मिले, और फिर जाके वो अंत में ग्रैमी अवार्ड मिला, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है जी। तो वो उसमें मैं थोड़ा सा वो जो मेरा जो संगीत 2 तरह के होते हैं जी। जो रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एक तो होता है फिक्स संगीत जी, या आपने पहले फिक्स कर दिया, कंपोजिशन फिक्स कर दिया, किसके बाद क्या आएगा, सारी चीज़ें फिक्स कर दी, आपने रिहर्सल करी महीने भर तक जी, फिर उसका रिकॉर्डिंग किया।
अब मेरे पास न तो इतना वक्त था और ना मैं इससे एग्री करता हूँ इस मेथड से। जी। मैंने उनसे कहा कि मैं तो एक दिन दे सकता हूँ अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग के लिए, बस मेरे पास में, मैं अमेरिका का टूर चल रहा था तो मैंने कहा एक दिन जरूर मैं दे सकता हूँ। तो एक दिन में रिकॉर्डिंग करनी थी। अच्छा। और वो भी रात को। जी। क्योंकि हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये उनका जो रिकॉर्डिंग कंपनी थी, उसका जो रिकॉर्डिस्ट थे मिस्टर कवि अलेक्जेंडर, तो उनका विचार था कि एक तो हम अकाउस्टिक साउंड लेंगे। अच्छा। मतलब इलेक्ट्रिक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। नेचुरल साउंड होता है, जो वुड जो इसका जो साउंड आता है, ये लेंगे हैं? जी। सही ट्यून होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जी हमेशा। जी। तो ये साउंड लेने के लिए उन्होंने पुरानी वो जो मेथड होती है, ये 2 इंच रिकॉर्डिंग जो होती है, अच्छा। टेप रिकॉर्डर। जी जी। वो जो इतना बड़े बड़े चक्के घूमते थे, हाँ वो वाली मशीन, मैग्नेटिक टेप वाली। हाँ मैग्नेट जी। वो 2 इंच इतनी बड़ी वो होती थी टेप। अच्छा। हाँ उस पर रिकॉर्ड किया था। अच्छा। नेचुरल साउंड में। और उसको कहाँ रिकॉर्ड किया? स्टूडियो में नहीं किया। अच्छा। उसको एक चर्च चैपल जिसको बोलते हैं लोग, चैपल में रात को रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि हम 11 बजे जाके चैपल फ्री होगा। अब साहब 12 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी। 11 बजे हम मिले, पहली बार मिले राय कूडर से बात कर रहा हूँ, जिसके साथ गिटार के साथ में मेरा जुगलबंदी था। तो मैंने कहा कि आई विल चूज द सेकंड मेथड वेयर देयर विल नो नोटेशंस, नो रिहर्सल, नो रीटेक्स, नथिंग, नो एडिटिंग। we will do the recording and that will be once and for all, बस। क्या बात है। तो वो भी थोड़ा सा घबरा गए थे एक तरह से, क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा सा अलग हटके चीज थी। बोले कि नहीं कैसे करेंगे। हाउ, मैंने कहा आप आइए, इंस्ट्रूमेंट निकालिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। जी। आई विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। तो मैंने वो जैसे उसने निकाला, मैंने कहा आप ये बजाइए। अब जैसे अपना मान लो बिलावल थाट का राग ले लिया, अब उसको मेजर जो कॉर्ड होता है, मैंने कहा ये इसका डी मेजर आप लगाइए, तो लगा। उसके बाद में फिर जी लगा दिया, मैंने कहा ए लगा दीजिए। तो वो कॉर्ड बजाता क्या, मैं बोलता क्या मुंह से। अच्छा। कि जैसे मान लो क्या, अब ये है, ये डी मेजर है, अब ये ई है, तो ये रे जब आया तो ये एक कॉर्ड बन गया एक। फिर माँ आया, ये मैंने बजा के बता दिया कि ये वाला कॉर्ड आएगा इसमें, जी, ये जी आएगा। तो इस तरह के उसको आसान कर दिया, फिर उसके लिए बहुत आसान हो गया। क्या बात। और फिर हमने वो ये जो एल्बम है वो रिकॉर्डिंग शुरू की, और फिर उसको सुबह 5 बजे तक ख़त्म किया, क्योंकि मुझे 6 बजे जाना था एयरपोर्ट। जी। तो इस तरह जल्दबाजी में किया था रिकॉर्ड। लेकिन इसके बावजूद 4 रचना मैंने उसी समय बैठ के की, उनको राय कूडर को उसी समय कॉर्ड बता के, और मैंने कहा कि ये आप ये करिए और ये वाली रिदम आएगी, ये वाला, तो फिर उसी समय कंपोज कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। और तो दिस इज लेकिन बेटर वे। जी। इंस्टेड ऑफ जस्ट रिहर्स, यू गो ऑन रिहर्सिंग समथिंग और फिर उसको आप निकाल दें, उससे क्या मज़ा नहीं आएगा उसमें। इम्प्रोवाइजेशन का जो पार्ट होता है और नोवेल्टी की जो होती है वो चीज़ उसमें लैक करती है। वो भी अच्छा है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो ख़राब मेथड है, क्योंकि ज़्यादातर वैसे ही रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन मैंने कहा कि लेट अस डू इट एंड बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशन, व्हाट कम्स इन योर माइंड एट दैट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, बिल्कुल वही हम रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सुंदर, तो बहुत बढ़िया। इस चीज़ को अमेरिका में बहुत पसंद किया गया। अच्छा। कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज गोइंग ऑन। दिस इज अनयूजुअल रिकॉर्डिंग है और अकाउस्टिक साउंड है, और कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और झाम छिक 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 और ये सब कुछ भी नहीं है इसमें। और ये पूरा एकदम इंडियन म्यूज़िक और वेस्टर्न म्यूज़िक की एक
ब्रांडिंग अच्छी हो रही है। क्या तो ये बात इस चीज़ को लेके फिर वो अवार्ड तक। और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत को एक सौभाग्य मिला कि आपको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 94 सर, ये जो एक मोहन वीणा के साथ में आप भारत के एक म्यूजिक एम्बेसडर, एक आर्ट एम्बेसडर बन करके आपने बहुत से देशों की यात्रा की है। सर, अब तक कितने देशों की यात्रा हो चुकी, और अगर किसी देश का कोई ऐसा अनुभव हो जो आपको आज भी याद आता हो तो उसके बारे में हमसे शेयर कीजिए। ऐसे तो काफ़ी देश हो गए मेरे, मतलब ये सलील वगैरह और ये लोग, सौरभ, ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं कुछ। वो कहते हैं कि आपके 80 हो गए करीब। अच्छा, तो लगभग 80 मान 40-50 तो मुझे याद है। जी 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 मुझे लेकिन उसके बाद में काउंटिंग में कोई ऐसा अनुभव पर जो आपको हमेशा याद रहा? हाँ, नहीं ऐसे तो कुछ ना कुछ चलता रहता है जी। एक अमेरिका में था कि मेरी फ्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी जी। और मेरा तुरंत प्रोग्राम था, क्योंकि वहाँ फ्राइडे सैटरडे संडे को प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, जनरली हाँ, तो वीकेंड का ही है, और वीकेंड में, और बाकी भी कभी हो जाते हैं। तो मेरी एक जगह थी, सैटरडे को फ्लाइट डिले हो गई, तो मैं सीधा एयरपोर्ट से कुर्ता वुर्ता पहन के वहीं से मैंने तैयार होकर मैंने कहा सीधा स्टेज पे जाना पड़ेगा जी। देयर इज़ नो टाइम टू गो टू होटल चेंज। तो मैं वहाँ जब हॉल में जाने लगा तो कारों की लाइन लग रही थी। अच्छा। अब हम नहीं जा सकते क्योंकि कार हैं सारी वहाँ पे पार्किंग के लिए। पार्किंग की वहाँ बड़ी वो होती है ना। हाँ हाँ। अब बोले कि सर, वो जो मुझे ड्राइव कर रहे थे बोले सर वी कैन नॉट गो, वी कैन नॉट, रास्ता ही नहीं है, और दूसरी बात की ये जो लाइन है यहाँ तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई ऐसा करो, आप इनको मैसेज दो कि प्रोग्राम जिसका है वो पीछे लगा हुआ अगर ये नहीं पहुंचे तो तुम किसके लिए आए हो? जाना बेकार है। जी जी। जब तक हम नहीं जाएंगे। जी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो लोकल वो था ना, वो जो उनका एक वहाँ था, वो चौकी जैसा होता है वो जिसमें से वो पार करते हैं, हाँ। उसको उन्होंने खोला और उन्होंने कहा कि आप स्पेशल ये जो इमरजेंसी लेन है ना, इसमें से चले जाइए। इसमें से जाइए आप। अच्छा। फिर वो खोला पूरा इमरजेंसी लेन हमारे लिए खोल के, और वो पूरा वहाँ तक तब कहीं जाकर के कार्यक्रम शुरू हो पाए। ये लाइन मेरे लिए मैं ही नहीं जा पा रहा हूँ। जी जी। तो बस ये थोड़ा सा ऐसे छोटे मोटे चलते रहते हैं। सर, विदेशों में भारतीय संगीत के प्रति क्या रुझान और क्या नजरिया है? वेरी गुड सर। कितना समझते हैं और कितना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि दे एडमायर एंड दे रेस्पेक्ट। जी। और हमारा जो ओरिजिनल म्यूज़िक होता है उसको पसंद करते हैं। जी। आजकल के जो ये इलेक्ट्रॉनिक और ये जो हम लोग जो जिसको सो कॉल्ड रैप म्यूज़िक बोल देते हैं आजकल, रैप जी, रैप और इस तरह की जो हो रहे हैं, जो वेस्टर्न की नकल होती है वो उनको पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं वो तो हम यहीं कर लेंगे। जी जी जी। आपका क्या ओरिजिनल है? आपका ओरिजिनल क्या आपका राजस्थानी मांड सुनाइए। जी जी। आपकी यमन की तान सुनाइए, उसकी रचना सुनाइए। क्या बात है। और तबले के साथ में कैसे आप धा तिरकट तक धा तिरकट धा ती धा। अब इस तरह की जो चीज़ें आती हैं ये तो रेयर हो जाती हैं उन लोगों के लिए जब हम ये करते हैं कि तिरकट गिर धा न धा न धा तिरकट कद गिर धा न धा न धा तिरकट कद गिर धा न धा न धा। अब ये तिहाई है तो इस तबले के बोल कैसे, और फिर ये तिहाई को इस पर कैसे आप, वो उनको इंटरेस्ट लगता है कि ये दिस इज समथिंग न्यू विच वी कैन नॉट डू। जी जी। आदमी उसी चीज़ की तारीफ करता है जो वो खुद नहीं कर सकता। जी। तभी तारीफ करता है, नहीं तो जो काम खुद कर लेता है उसकी तारीफ नहीं करता। बिल्कुल सही। बोले ये तो मैं ही कर लूँगा। बिल्कुल सही बात। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि उनको बहुत ओरिजिनल म्यूज़िक लगता है। हाँ हाँ। हमारा एथनिक म्यूज़िक लगता है, बहुत सेक्रेड म्यूज़िक लगता है, एंड दे गो फॉर पीस ऑफ माइंड। तो ये जो आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि धूम धड़ाके वाला म्यूजिक थेरापी, ये म्यूजिक एज ए थेरापी, इट कैन बी यूज्ड एज ए थेरापी। म्यूजिक फॉर पीस, हाँ, म्यूजिक फॉर रिलैक्सेशन। जी। क्या आपको लगता है कि आप भी इस विश्वास को कहें कि म्यूजिक एक थेरापिटिकल वैल्यूज हैं उसकी, जी। और रोगों के उपचार में भी संगीत मददगार हो सकता है? देखिए, ये जो शारीरिक जो है वो नहीं, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, या मैं उसको वो नहीं मानता हूँ। कहाँ से कहानी शुरू होती है? वो दिमाग से। बिल्कुल से उसको शांति तो दिए निश्चित रूप से। पहली चीज़ है उसको शांत करना। जी जी। उसमें जो प्रॉब्लम्स बैठी हुई हैं जी,
उनको अगर आपने काबू कर लिया, क्योंकि दिमाग ऐसी चीज़ है विच वर्क्स ऑल 24 आवर्स इंटू 7 365। इवन इफ़ यू आर स्लीपिंग तब भी आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका सपने भी चल रहे हैं, और सपने से कोई मतलब नहीं होता रियलिटी का, लेकिन दिमाग काम कर रहा है उसमें, उस समय भी दिमाग काम कर रहा है आपका। कहने का मतलब दिमाग को शांत करना या चित्त बहुत वो होता है, चंचल होता है। एक सेकंड में अभी आपकी इमेजिनेशन पहुंच जाएगी मैं कि लॉस एंजलिस की सड़क पर मैं जा रहा हूँ, एक सेकंड में आपको पूरी पिक्चर आ जाएगा आपके सामने, दैट फास्ट। तो विचार चलते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, अरे ये कौन है, ये इसने ऐसा क्यों, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर, अरे बाप रे, जिंदगी ऐसी बन के हो गई है आजकल। उन सबको हील करने के लिए अब आप हाउ टू हील, जी जी, उसको नीचे कैसे लाएंगे आप, जो एंजाइटी लेवल आपका और एक्साइटमेंट उसमें संगीत बहुत मददगार हो बहुत सकता है। मददगार। उसमें राग होते हैं कुछ जी जैसे दरबारी कानड़ा है जी, तो उसकी चाल धीमी है। हाँ हाँ, चाल धीमी का मतलब वो स्लो है, उसमें ठहराव है। राग जो रात के राग हैं उनमें ठहराव होता है, बागेश्वरी है, दरबारी कानड़ा है, जोग है, इनमें एक ठहराव होता है, यानी रिलैक्सेशन के लिए होता है कि नाउ यू आर गोइंग टू स्लीप, नाउ योर माइंड शुड बी काम एंड क्वाइट। शाम के राग होते हैं वो, उनमें एक अलग फीलिंग होती है। शाम के टाइम रोमांटिसिज्म होता है, सब जी, मतलब एंजॉय करते हैं कि अब अब मेरा काम खत्म हो गया, नाउ लेट अस हैव ए ड्रिंक जी। तो वेस्टर्न में तो ये कॉन्सेप्ट हाँ हाँ बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ है कि इसके पूरा धनाश्री, हमारे यहाँ है कि यमन राग जी, उसमें जो रोमांस है उसमें हम लोग श्रृंगार रस बोल देते हैं जी, और हम श्रृंगार रस हमेशा कनेक्ट करते हैं राधा और कृष्ण के पवित्र हाँ, प्रेम हाँ, से। जी, तो वैसे राग हैं। सुबह का समय है, सुबह का सूर्योदय का समय है, वो ऐसा समय होता है कि उस समय हमारे दिमाग में कुछ नहीं आता है सिवाय इसके कि हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं सुबह के समय और प्रार्थना करते हैं कि हमारा दिन अच्छा जाए। हाँ हाँ, दिन अच्छा जाने के लिए पॉजिटिविटी लाना ज़रूरी है। तो कुछ राग भैरव हैं, भैरवी है, ललित है, ये सुबह के राग हैं जो आपके दिमाग को सूद कर सकते। तो ये जो म्यूज़िक एज ए थेराप्यूटिक यूज़ अगर आपको करना है तो इन रागों का प्रयोग करके आप दिमाग को शांत कर सकते हैं। बहुत सुंदर। दिमाग शांत करने से आपका उक्त रक्तचाप भी नीचे आएगा, शुगर भी नीचे आएगी, और जो दूसरी जो कुंठाएँ जिनकी वजह से आपके शरीर में व्याधि हो रही है वो दूर होने की संभावना है। जी सर, आज के संगीत परिदृश्य की बात करना चाहेंगे। कहते हैं कि चाहे आर्ट हो चाहे म्यूजिक, जितना उसको समझा जाएगा उतना ही उसका आनंद लिया जाएगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप दुनिया भर में घूमते हैं, भारत में भी बहुत जगह पे आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग, क्या आपको लगता है कि आज के परिदृश्य में संगीत को उतना समझा जाता है, उसका आनंद लिया जाता है? देखिए, संगीत के कितने ही रूप हैं, तो आप ये सुनने वाले श्रोता और आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरह का संगीत चूज़ कर रहे हैं जी। वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। एक तो आपको चाहिए कि 1 मिनट में मुझे एंटरटेनमेंट मिल जाए जी, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि ये बस ये उठाया और हाँ, और इतनी जल्दी चेंज करता है आदमी। इससे क्या हो गया कि ये सारे जो दिमाग में जो शांति थी वो ख़त्म कर देता है जी। अभी हम लोग क्या हो गया है कि हम कोई चीज़ 5 सेकंड से ज़्यादा देख ही नहीं पाते। 10 सेकंड हद से अच्छा लगा तो 15-20 सेकंड देखा। अब वो AI काम करता है, अब आपको वही देगा जो आपने देख लिया जी, एक बार। जी, जी। आपने जैकलीन फर्नांडिस का डांस देख लिया तो फिर वो बार-बार तो अब आपको वही देगा, वो प्रियंका का दे देगा आपको, या किसी का डांस दे देगा जी जी जी, या नोरा फतेही का डांस दिखा देगा वो। हाँ हाँ, क्योंकि उसने आपका माइंड सेट नोट कर लिया, आपका मन पढ़ लिया कि क्या चाहिए तो ये चाहिए जी। तो अभी ज़माना यहाँ चला गया। तो व्हाट काइंड ऑफ माइंड सेट यू हैव टू दे चूज द म्यूजिक। कि आप रागधारी ले रहे हैं, रूधारी ले रहे हैं, आप यू वांट टू सेटिस्फाई, आप स्नान करना चाहते हैं उस पवित्र स्वरों के माध्यम से, या तो फिर आप किसी दूसरे एक्साइटमेंट के लिए कर रहे हैं, या म्यूज़िक को किस तरह से आपने ले रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे अभी पैग लगाएंगे, चल भाई
कुछ गज़ल शुरू हो जाए। हाँ। हाँ जी, तो ये वो बहुत अच्छा गाना, कितना अच्छा गज़ल गा रहे हैं लोग बाग। आप हरिहरन जी को सुनिए आज, जी जी, अपने मतलब क्या गा रहे हैं वो, क्या बहुत कमाल की शास्त्रीय संगीत है। तो पंडित भीमसेन जोशी का लगाइए आप, क्या आनंद आ जाएगा आपको। तो ये अच्छा, फिर सुगम संगीत आ गया, फिर बॉलीवुड आ गया, फिर रैप आ गया, फिर जैज़ आ गया, पॉप आ गया, कितनी तरह की म्यूज़िक हो गई। सो वो किसी को नाचने का शौक है तो वो कहेगा कि मुझे तो ये म्यूज़िक क्योंकि नहीं, जिस तरह का संगीत आपको चाहिए उस तरह का संगीत मिल आज रहा है, उपलब्ध मिल रहा है। जी तो देयर इज़ ए चॉइस जी, of different category according to your mental status एंड लाइकिंग्स। और वो सर, कहा जाता है कि अगर संगीत को जिंदा रखना है तो हमारे फोक म्यूजिक और फोक इंस्ट्रूमेंट को जिंदा रखना होगा, उनको प्रिजर्व रखना होगा। आप इस बात से कितना? हम फोक म्यूज़िक जो है वो हमारा मूल संगीत है। पहले फोक संगीत था, क्लासिकल बाद में हुआ। आप हमारे घर की महिलाओं को देखिए आप, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो एक अमुक गीत गाती रहती हैं, अमुक अवसर पर अमुक गीत गाती जी, हर अवसर के लिए गीत है। हर अवसर के लिए गीत है। बच्चा पैदा हो गया तो उसके अलग गीत हैं। शादी हुई तो गौना हो गया, तो फलाना हो गया, तो एंगेजमेंट हो गई, तो सब तरह के गीत हमारे संगीत में है। और वो फोक म्यूज़िक में मौजूद था। हमारे घर में जो मैं बता रहा था, हमारी जो भट्ट हवेली थी उसमें चौक था जी, उसमें सब पूरी महिलाएं तीज गणगौर फलाना ढीका जो त्यौहार है सब पे गीत गाती थी। खेलन दो गणगौर भंवर माने पूजन दो गणगौर, क्या बात। हो जी मारी सात सहेलियां जोवे बाट, भंवर माने पूजन दो गणगौर। बहुत सुंदर। अब ये सारी महिला गा रही हैं, हम बच्चे लोग उसी को सुन के अभी तक याद है। तो ये जो संगीत है ये हमारे अंदर रचा बसा पहले से है। फिर एक ज़माना आया जब, जो मैंने पहले भी कहा था कि मंदिरों में संगीत था, उसमें उस समय सिर्फ वहीं तक सीमित था। फिर बाद में ये इधर आया, अपने सार्वजनिक हुआ कि जनता जनार्दन के लिए। तो फिर शास्त्रीय संगीत बना कि कुछ शास्त्र अप्लाई कर दिए कि ये डूज एंड डोंट्स कर दिए कि ये राग है, इस राग में यही लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, वरना मिक्स हो जाएगा ना। सब मिक्स तो नहीं हो सकता ना। एक एक राग की अलग अलग शक्ल होती है। जैसे आपका नाम गौरव है, मेरा नाम विश्व मोहन है, आपका नाम फलाना है, आपका ढीका है, तो आपकी पर्सनैलिटी को वो कर रहा है कि ये अच्छा पहचान। इसी तरह राग भी पहचाने जाते हैं और उन रागों में अलग अलग रस और भावना भी होती है, ये भी बात है। हर राग में, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि दरबारी, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, राग दरबारी कानड़ा है, उसमें ठहराव है। तो कुछ राग ऐसे होते हैं जिनकी हाथी की चाल होती है जी, कुछ राग ऐसे होते हैं जिनकी हिरण की चाल होती है, अच्छा बिल्कुल। कुछ राग ऐसे होते हैं जिनकी पक्षी की उड़ान होती है जी। तो अब आप हाथी को मार के और हिरण की तरह दौड़ा नहीं सकते। तो उस राग के साथ वही न्याय करना पड़ता है कि उसके डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ते हैं जी। और आज के अगर हम संगीत परिदृश्य की बात करें तो आज का जो हमारा यूथ है, देखिए एक समय आया था कि जबकि एक फास्ट म्यूज़िक, डिस्को म्यूज़िक जिसको नाम दिया गया था, इसका चलन चला था, लेकिन अब समय के साथ में ये देखा जा रहा है कि आजकल सूफ़ी और जो म्यूज़िक का ज़्यादा चलन हो गया है और लोग अपने स्लो म्यूज़िक को, जैसे आपने बताया कि लोग गज़ल को भी बहुत पसंद करते हैं। म्यूज़िक के इस बदलते ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बदलाव होता है, बहुत बदलाव होता है, और वो बदलाव मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है जी, अदरवाइज़ वो स्टैग्नेट हो जाता है। हम लोग के ऊपर आरोप है कि अरे ये तो बहुत ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जी, आप शास्त्रीय संगीतज्ञ के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग, अरे ये तो बहुत पुराना संगीत है, कि 5000 साल पुराना अभी सुना रहे हैं संगीत। उनको ये नहीं पता कि 5000 साल में डेवलपमेंट कितना हो गया जी, उसका कहाँ रूप पहुँच गया। व्हाट वी शुड सी टुडे इज़ द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जी। इतना ज़्यादा
उसमें वो सुधार होता जा रहा है, संशोधन होता जा रहा है, नए नए कलाकार आके नई नई अपनी कल्पना जोड़ते जा रहे हैं। तो ये इसमें कभी स्टैग्नेट नहीं होता है ये म्यूज़िक। ये ठहरा पानी नहीं है, ये बहता पानी है जी। शास्त्रीय संगीत ठहरा पानी वो है कि आप एक ही गाने को 50 बार सुन लें। आपको पता है कि इसके बाद ये आएगी लाइन, उसके बाद में ये आएगी जी। तो वो स्टैग्नेशन मैं मानता हूँ, वो स्टैग्नेट होता है जी। लेकिन ये नहीं होगा कि तान हमेशा अलग आएगी। आप भीमसेन जी से राग सुन लीजिए, आप उस्ताद आमिर खान साहब से सुन लीजिए, बड़े गुलाम अली खान साहब से सुन लीजिए जी। आप कौशिकी चक्रवर्ती से सुन लीजिए जी। आपको अलग ही राग सुनाई देगा। मतलब बंदिश वही है, अदायगी बदल गई, अदायगी में और परफेक्शन आ गया जी। तो इसी तरह से अलग अलग संगीत में अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जिनको मैं बुरा नहीं मानता, ये सब अच्छे हैं। आजकल रीमिक्स का भी ज़माना है कि पुराने गाने की आप उन गानों को नए तरीके से कैसे पेश कर, वो भी अपने आप में एक व्यापार बना हुआ है। बहुत अच्छा जी। वो व्यापार भी ये है। तो आपने अलग अलग शास्त्रीय संगीत के जो बदलते परिवर्तित रूप हैं इसके बारे में बात करी। हम इस मोहन वीणा के बारे में बात करें जी। क्योंकि आपकी भी पीढ़ी जो है, आप हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे कलाकार हैं, हमारा आपका आशीर्वाद सभी युवा संगीत प्रेमियों को है। आप आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी भी इस विरासत को जो हमारे सामने है, इस विरासत को आगे तक लेके जाए, इसकी तरफ से आपकी तरफ से क्या प्रयास हैं? क्या आपके परिवार में भी इस तरह की पीढ़ी विकसित हो रही है? बिल्कुल चलता आ रहा है जी। वो परंपरा चलती आ रही है। मैं कह सकता हूँ कि मैं जितना हो सका मैंने ज्ञान देने की कोशिश की। मेरे 2 पुत्र हैं, सलील बड़े हैं जी, वो सात्विक वीणा बजा रहे हैं, और सौरभ हैं वो भी बजाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा म्यूजिक कंपोजिशन का काम उनका कंपोजर ज़्यादा है वो जी। और बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने की। मेरे जितने एल्बम हैं, म्यूज़िक फॉर रिलैक्सेशन, म्यूज़िक फॉर सोल, सेलिब्रेशंस ऑफ लव और मेघदूतम, और ये जितने भी मेरे एल्बम निकले उसमें सारा संगीत इन्होंने ही इसको संजोया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा सजाया तो था। ये दूसरी पीढ़ी तो बिल्कुल अपनी तरफ से योगदान दे ही रही है। सलील के पुत्र हैं सात्विक, अच्छा। उनको भी मैंने थोड़ा सिखाया था, लेकिन वो फिर दूसरी लाइन में चले गए थोड़ा सा। और लेकिन जो सौरभ के जो पुत्र हैं अथर्व, यानी कि आपके ग्रैंडसन जो मेरे जो ग्रैंडसन हैं वो बहुत टैलेंटेड है। वो क्या हुआ कि मैं बोलना चाहता हूँ कि थैंक्स टू कोरोना उस टाइम पे मैं घर पे ही था। हाँ। घूमने मैं ज़्यादा प्रोग्राम में नहीं जाता था। तो घर पे ही रहता था। तो एक सकारात्मक पक्ष उसका ये रहा। देखता रह गया मैंने उसका सदुपयोग कर लिया। तो उस टाइम पे मैंने अथर्व को बहुत तालीम दी। 3 साल लगातार 6 घंटे 7 घंटे ज़मीन पे बैठ के और सिखाया उसको जी। तो वो ही हैज़ कम अप वेरी वेल, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं अभी अमेरिका के टूर पे गया था, मेरे 24 शहर में प्रोग्राम थे, 24। और 24 के 24 शहर में ऑर्गेनाइजर ने मुझे एक ही चीज़ कही, सर आप अथर्व को नहीं लाए। अच्छा, क्या बात। यानी कि कहीं कहीं पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ती जा रही है। जी जी। वहाँ तो पूरे अब बोले नेक्स्ट टूर में आप उसको लेके आइए। तो सर हमारी शुभकामनाएं देते हैं। और आइए अथर्व की भी एक कंपोजिशन, एक वाद्य जो उन्होंने बजाया है उसको भी एक बार सुनते हैं।
सर, आजकल का दौर सोशल मीडिया का है और म्यूज़िक स्ट्रीमिंग है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में हर जो यूथ है उनकी ये इंस्टेंट नेम एंड फेम की इच्छा रहती है। ये बस कुछ ना कुछ ऐसा वो हो जो वायरल हो जाए और वो उनको नेम एंड फेम मिल जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को, किस तरह से म्यूज़िक के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, नाम कमाया जा सकता है और निश्चित रूप से दाम भी कमाया जा सकता है? नहीं, हर चीज़ में देखिए ज़रूरी चीज़ जो है कि आपको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा जी, आपको संपूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा पहले जी। फिर आप कीजिए। आप मतलब अगर आप में नहीं है वो जानकारी नहीं है और आप अधूरा ज्ञान करके पॉपुलैरिटी लेना चाहते हैं तो वो उसको हम फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं, वो ठीक भी नहीं है क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी नहीं है उसमें। एक जो होता है कि आप पहले आपको अगर मैं किसी एक टॉपिक के पे बोलने के लिए बोलूं जी कि आप आधा घंटा बोलिए ज़रा, तो आप क्या करेंगे कि आप 10 किताब पढ़ेंगे। 10 निश्चित। किताब पढ़ने के बाद में आपका माइंड सेट आप बनाएंगे, देन यू कैन स्पीक अबाउट। तो ऐसा ही म्यूज़िक में भी होना चाहिए। पहले आप उसका शास्त्र संगीत उसका समझिए, उसकी सत्यता देखिए, उसकी एक्यूरेसी देखिए, उनका जो चलन है वो देखिए। फिर आप एक्सप्रेशन देखिए, उनकी भाव और भावनाओं को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वो देखिए। तो ये सब चीज़ें आप में जब आप में शुमार हों तब कुछ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा ऑथेंटिक होगा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आजकल का यूथ पहले भैया सबसे पहले ज्ञान अपना अर्जित करो, उसके बाद में जो तुम करोगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए। तो इसमें अभी कोई संगीत बुरा नहीं है क्योंकि जो स्वर है और जो ताल है ये पवित्र है। क्या इसमें कहीं कहीं कुछ चीज़ नहीं आती इसमें। बिल्कुल सही। ये आप मान लीजिए इसको, अब मैं अभी ये आजकल का जो यूथ है ये इस तरह की रिदम को पसंद करता है। अब इसको अगर हम करें गर 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 का इस तरह से हम लोग शास्त्रीय संगीत इसी में शास्त्रीय तो जैसे अभी ये बीट को हम शास्त्रीय संगीत में भी कर सकते हैं, वो इज़ वेरी इजी फॉर अस। तो ये पहला चीज़ कीजिए, फिर उसके बाद में कोई गाना बनाइए आपकी कि ये मोह मोह के धागे मेरी उंगलियों से जा उलझे, तो ये यमन है। निरे गर गर मरसानी निरे पर गर नीसा। अब इसको समझना चाहिए, मेरी उंगलियों से जा उलझे, तो ये स्वर क्या है, नीरे पर गरे नी सा सा। बहुत खूब। ये स्वर ज्ञान करना पड़ेगा आपको। मैं ये यूथ को ये कहता हूँ पहले स्वर में गाओ। इसको देखें कि आप कोई भी गाना गा रहे हो उसको स्वर में गाओ आप, है ना। उससे आपको नॉलेज होगी कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है, गा तो लेती है। ये गाना क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया तो कोई भी गाना गाते वो गा लेगी, जनरेशन गा लेगी, लेकिन अब उससे कहें कि इसमें था क्या, कि कौन से स्वर थे, कौन से राग पे आधारित थे, उसका पता नहीं, वो नहीं पता। हाँ। तो जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है वो ऑथेंटिक कैसे होगी। सही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले एक ऑथेंटिक नॉलेज गेन की जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए, तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आगे आपका आशीर्वाद तो है ही। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे किए हैं और जीवन की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर आप इतने एक्टिव रह करके और संगीत को इतने समर्पित रह करके वो संगीत की सेवा कर रहे हैं और हम सबके लिए बेहतरीन संगीत उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी दुआ है आपके लिए कि आप 100 साल जिएं, इसी तरह से एक्टिव रहें और संगीत को अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें और जो यूथ है उसको अपना आशीर्वाद देते रहें। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो पताका जो अभी तक आप पूरी दुनिया तक फहरा रहे हैं, इसी तरह से दूर दुनिया तक आप फहराते रहें, यही हमारी कामना है। सर, ग्लोबल टीवी के आज के हमारे इस विशेष मुलाकात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृतार्थ हैं और आपके लिए बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं गौरव शर्मा अब आपसे अनुमति चाहता हूं। पंडित विश्व मोहन जी भट्ट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।